हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? सीएमए फाइनल सीएफआर के इस एक्सक्लूसिव रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर का रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं दैट इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस चैप्टर में बच्चे रिवीजन करते समय जितने इसकी थ्योरी है, जितने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यू, आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024 में जिन क्वेश्चन को उन्होंने ऐड किया उन सबका हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं एनबीएफसी का कंप्लीट रिवीजन। देखो, एनबीएफसी में थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मीनिंग ऑफ एनबीएफसी, और एनबीएफसी के मीनिंग को समझने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए बेहतर होता है कि बैंक और एनबीएफसी के बीच के हम डिफरेंस को समझ लें, और फिर ये एनबीएफसी के बारे में जब पूछेगा तो इन सारी बातों को हम लिख दें, हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और हमारे भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो बैंक का जो इनकॉर्पोरेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर हुआ है, और एनबीएफसी का इनकॉर्पोरेशन आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है। बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एनबीएफसी नहीं करते। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जिन डिपॉजिट्स को बैंक ने एक्सेप्ट किया है एंड ऑन डिमांड वो आपको पब्लिक को वापस करना पड़ेगा। जब भी वो डिमांड करेंगे तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ऐसा बैंक के साथ होता है बट एनबीएफसी के साथ नहीं होता। बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं दे आर इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड होते हैं, यानी कि अगर कल को मान लो कि बैंक आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसे की भरपाई करती है आपकी। बट ऐसा कुछ भी एनबीएफसी के अंदर नहीं होता। बैंक चेक्स इश्यू कर सकते हैं बट एनबीएफसी को चेक इश्यू करने का राइट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। पेमेंट सिस्टम हमारी जो कंट्री का है उसके वो पार्ट नहीं है। नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज आर नॉट कैरिड आउट बाय द बैंक। बैंक कोई भी नॉन बैंकिंग एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकता, बट एनबीएफसी कई सारे ऐसे नॉन बैंकिंग एक्टिविटी होता है जो कैरी करते हैं अलोंग विथ देयर फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई यहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल रखता है बैंक ऊपर में, एनबीएफसी पे आरबीआई का कंट्रोल होता है और बहुत कम होता है एज कंपेयर टू बैंक के। अब देखो बच्चे, इन्हीं का को अगर इकट्ठा कर दीजिए तो व्हाट डू यू मीन बाय एनबीएफसी आपको लिखना होगा। मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है एनबीएफसी का, अगर आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनबीएफसी तो उनके डेफिनेशन में, उनके मीनिंग में आपको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच डज नॉट मीट द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक। जो बैंक के डेफिनेशन को तो मीट नहीं करता लेकिन ये बट कैरीज ऑन सिमिलर एक्टिविटी, जैसे कि लेंडिंग, मेकिंग इन्वेस्टमेंट जैसे बैंक करता है वो भी ये भी करते हैं। दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 which is engaged in the business of loan advances, acquisition of shares, stock and so on। आपका इसके बाद आपको ये भी बताना है कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस जिनका प्राइमरी बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में परचेज और सेल ऑफ गुड्स है, वो आपका एनबीएफसी के कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और, इंड एस का जो एप्लीकेशन है वो एनबीएफसी पे कब से स्टार्ट हुआ? 1/4/2018। ये डेट भी आपको याद रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर मेरे बच्चे ये डेट आपका पूछ सकता है कि इंडेक्स कब से अप्लाई हुआ जी एनबीएफसी पे, तो 1/4/2018। क्लियर ना? अब देखो, बैंक जितने भी एनबीएफसी जो होते हैं इनके क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी स्ट्रक्चर। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी स्ट्रक्चर। एंड दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बच्चे प्राइमरी एक्टिविटीज जो ये एनबीएफसी परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है यही एज पर आरबीआई है। एग्जाम में अगर आ जाए कि क्लासिफाई एनबीएफसी तो बहुत ध्यान से आपको देखना होगा कि क्लासिफिकेशन आपको आरबीआई नॉर्म्स के मुताबिक, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पे पूछ रहा है या फिर वो आपसे पूछ रहा है लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आइए पहले मैं आपको लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बताऊं। लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहला जो एनबीएफसी होता है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब होता है वो एनबीएफसी जिनको पब्लिक से डिपॉजिट लेना अलाउड है, पब्लिक से वो पैसा ले सकते हैं, बट ये डिमांड डिपॉजिट्स को छोड़कर। जैसे बैंक होता है ना डिमांड डिपॉजिट की, बैंक को आपने पैसा जमा किया, ऑन डिमांड उसको विड्रॉ कर सकते हो, वैसा डिपॉजिट एनबीएफसी नहीं ले सकते, है ना। फिक्स्ड अमाउंट लेंगे, पैसा ऑन डिमांड रिपेबल नहीं होगा, वो एक फिक्स टाइम के बाद ही आपको वापस मिलेगा। तो ऐसे डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसी होते हैं उनको हम बोलते हैं एनबीएफसी डी।
ये डिपॉजिट टेकिंग होते हैं। याद रखना, डिपॉजिट टेकिंग का मतलब कि एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, एग्जाम में आपको ही मेंशन करना पड़ेगा, विच आर अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स अदर देन डिपॉजिट्स रिपेबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनबीएफसी डी। याद रहेगी बात आपको। ये सर, ये जो डिपॉजिट टेकिंग होते हैं, क्योंकि ये भी पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, इनके पास कई सारे नॉर्म्स जो बैंक के ऊपर होते हैं वो इन पे भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म हो गया, लिक्विड एसेट्स मेंटेनेंस नॉर्म हो गया, एक्सपोजर नॉर्म्स हो गया। तो इन सारी बातों को भी आपको यहाँ पे बताना होगा अगर आ जाए डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में राइट ए शॉर्ट नोट्स तो। क्लियर ना। उसके बाद सेकंड होता है मेरे बच्चे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जिसको शॉर्ट में एनबीएफसी एनडी कहते हैं, नॉन डिपॉजिट। अगेन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट हुज एसेट साइड इज लेस देन 500 करोड़ एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। वो एनबीएफसी जिनका एसेट 500 करोड़ से कम होगा, या दूसरा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, ये नॉन डिपॉजिट वाले होते हैं, बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इनका जो एसेट है बच्चे वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा का होता है, और ये बहुत ज्यादा इन पे भी हमारे आरबीआई का कंट्रोल होता है एज कंपेयर टू इनको छोड़कर। तो कहते हैं कि ध्यान दीजिए एनबीएफसी एनडी कौन से होंगे, जिनका एसेट लेस देन 500 करोड़ है। एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी कौन कौन से आ जाएंगे, देखो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, आपका इनमें वो आ जाएंगे जिनका एसेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये सारी बातें आपके लिए एग्जाम में रेलिवेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपका एमसीक्यू के अंदर में, तो ये सारे फिगर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी क्या क्लासिफिकेशन होता है, थोड़ा सा हम इसको रोकेंगे, इसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है, रिवीजन में थोड़ा सा रोकेंगे, क्योंकि इन चीजों के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हमारा जो कंटेंट है ना, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है एनबीएफसी पे, पहले हम उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर ले, फिर इनको भी हम देख लेंगे। मैंने इस रिवीजन क्लास में मेरे बच्चे जितने सारे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, उन सबको मैंने यहां पे कवर किया हुआ है। आइए ना, मैं अब आपको दिखाता हूं प्रूडेंशियल नॉर्म्स, यानी कि एनबीएफसी को वो चीजें जो हमें अकाउंटिंग करते समय जो इनको फॉलो करना पड़ता है, उनमें से जो भी कुछ हमारे सिलेबस में मैंने उसको यहां पे दिया हुआ है। हमारे सिलेबस में पढ़ना है इनकम रिकॉग्निशन, एनबीएफसी जो इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एनबीएफसी उसकी अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजन कैसे बनाएंगे, एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, सीआरएआर और क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स, यानी कि ये सब आपको सिलेबस में है। ध्यान रखना सीआरएआर का आपका सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, जिसका रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। क्रेडिट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स आपको बस ये नाम याद रखना है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर में ये भी आपके कवर होते हैं। इसका कोई भी डिस्कशन हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं किया है। मेनली जो एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेज है वो इस ऊपर के 3 टॉपिक से, तो इनका हम बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। आइए ना, पहले इनकम रिकॉग्निशन, और इस इनकम रिकॉग्निशन में पहला टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्निशन ऑन लोन्स एडवांसेज। एनबीएफसी जो पब्लिक को लोन्स एडवांसेज देते हैं, उन लोन एडवांसेज पे इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला गया, उनके बारे में सीखेंगे। देखो ना, जितने भी लोन्स एडवांसेज एनबीएफसी ने पब्लिक को दिया है, एनबीएफसी का क्या है जी, एसेट्स है, लोन हमने दिया वो पैसे वापस लेने हैं। तो जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उनको पहले हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक परफॉर्मिंग एसेट्स, एक आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप इस बात को जानते हैं कि अगर मान लो ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च 2025 को हो रहा है, मान लो इस डेट पे, तो इस डेट पे हम लोग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस दिन पे हमें क्लासिफाई करना होता है कि जितने भी हमारे लोन्स एडवांसेज हैं वो परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है जी, वो लोन्स एडवांसेज जो एनबीएफसी ने दिया है और उस पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट वो रिसीव कर रहे हैं विदाउट एनी डिफॉल्ट, है ना। या फिर मेरे बच्चे दोज लोन्स एडवांसेज ऑन विच बैंक रिसीव्स रेगुलर इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी डिफॉल्ट, या फिर डिफॉल्ट इन पेमेंट हैज बीन मेड, डिफॉल्ट कस्टमर ने करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन वो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट आपका नॉर्मल रिस्क का जो पीरियड है उसको अभी एक्सीड नहीं किया,
है ना बच्चे। नॉर्मल रिस्क क्या होता है अभी बताऊंगा आपको मैं, बट इतना समझ लो जो अच्छे कस्टमर होते हैं हम उसको परफॉर्मिंग एसेट्स में रखते हैं, जो बदमाश कस्टमर है जिन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है एंड नॉर्मल रिस्क पीरियड जो एनबीएफसी को बताया गया उसको भी एक्सीड कर दिया है, हम उसको बोलेंगे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग एसेट्स पे इनकम का रिकॉग्निशन मेरे बच्चे एक्रूअल बेसिस पे होता है, और एनपीए पे इनकम का रिकॉग्निशन होता है एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे, जितना अमाउंट हमने रिसीव किया है उसके बेसिस पे आपका। नाउ ये नॉर्मल रिस्क पीरियड कितना होता है, तो नॉर्मल रिस्क पीरियड आप देखिए यहाँ पे जो एनबीएफसी डिपॉजिट डिफर्ड डिपॉजिट वाले डिपॉजिट फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो, और जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट यानी कि जिनका एसेट एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 500 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, ये मतलब बड़े बड़े लोग आपका, इनके लिए नॉर्मल रिस्क पीरियड कितना बोला गया है 90 डेज का। और इनको छोड़ के जो दूसरे होते हैं यानी कि एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एंड एसेट का साइज इनका 500 करोड़ से कम होता है यानी कि छोटे वाले, उनके लिए नॉर्मल रिस्क पीरियड कितना बोला गया है 180 डेज का। ये बहुत ध्यान से आपको रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू आपके जो बनेंगे वो इन्हीं सब चीजों पे बनेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपका कैसे एमसीक्यू आएंगे। नाउ ये जो आपका इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स एडवांसेज है इसका प्रॉपर रिवीजन कराने के लिए मैंने यहाँ पे बच्चे एक क्वेश्चन रखा है, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए एक तरफ हमने रखा 3 तरीके का लोन्स एडवांसेज एनबीएफसी ने पब्लिक को दिया है, और ये ऑन डेट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कुछ जो लोन्स एडवांसेज है उनको बोला गया परफॉर्मिंग एसेट्स, कुछ को बोल रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दिख रहा है आपको ये सर। परफॉर्मिंग एसेट्स में 2 कॉलम है, इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट अर्न का मतलब एक्रूअल बेसिस जो एक्रू हुआ है, और इस आउट ऑफ जितना पूरा 1 साल में एक्रू हुआ इसमें से जो हमने रिसीव किया वो अमाउंट आपको दिख रहा है इंटरेस्ट रिसीव में। उसी तरीके से एनपीए पे भी अर्न एंड रिसीव। आप जानते हैं कि जब आपको इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज निकालना है तो परफॉर्मिंग एसेट्स पे हम क्या लेंगे जी, इंटरेस्ट अर्न्ड जितना एक्रू हुआ है, लेकिन एनपीए पे हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव जितना हमने रिसीव किया। तो यही हमने सॉल्यूशन में दिखाया। परफॉर्मिंग पे इंटरेस्ट अर्न्ड वाला कॉलम ये लिया, इसको इग्नोर किया, और एनपीए पे जितना हमने एक्चुअली रिसीव किया उसी को इनकम मानते हैं, एक्रू कितना किया उससे मतलब नहीं, क्योंकि बदमाश लोग हैं तो जितना रिसीव किया वो दोनों को ऐड करके बोल दिया कि ये हमारा टोटल इनकम हो जाएगा फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेज। क्लियर आपका। मैं इस तरीके से रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है और अगर ये नहीं पढ़ा तो भी इस 1-1.25 घंटे को अगर आप डिवोट कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम बहुत मस्त तरीके से आप देने वाले हैं, बहुत मस्त तरीके से। ठीक है ना। आइए सेकेंड टॉपिक मेरे बच्चे इनकम रिकॉग्निशन के अंदर में है, इनकम रिकॉग्निशन फ्रॉम हायर परचेज एसेट्स फाइनेंसिंग बिजनेस या फिर लीज एसेट्स फाइनेंसिंग बिजनेस। जो भी एनबीएफसी हायर परचेज एसेट्स को या फिर लीज एसेट्स को फाइनेंस करने में इन्वॉल्व है वो इनकम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, है ना। उनके ऊपर में जो उन्होंने लोन्स एडवांसेज यहां पे दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम तरीका मेरे बच्चे आप देख सकते हैं। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हो, लीज रेंट वाला इनकम हो, इन पे जो भी उन्होंने लोन्स एडवांसेज कस्टमर को दिए हैं इनको भी साल के एंड में परफॉर्मिंग एसेट्स और एनपीए में क्लासिफाई करना होता है। अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स है तो जिन पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट या फिर लीज रेंट आप रिसीव कर रहे हो या फिर जो आपका इंस्टॉलमेंट या लीज रेंट जो ओवर ड्यू है 3 मंथ्स और लेस यानी कि नॉर्मल रिस्क। यहां भी देखो जो अच्छे कस्टमर हैं उन पे इनकम क्या बताया जा रहा है, एक्रूअल बेसिस पे, और जो आपके बदमाश हैं जिन पे इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया 3 मंथ से ज्यादा, नॉर्मल एक्सीड कर गया है, तो उनको क्या बोला गया, एक्चुअल रिसिप्ट आपका। एक छोटी सी बात बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन्स एडवांसेज के केस में आपका जो नॉर्मल रिस्क का पीरियड है वो आपका इनके लिए 90 डेज है और इनके लिए 180 डेज आपका, लेकिन हायर परचेज के बिजनेस में सबके लिए क्या बोला गया, 3 मंथ्स और लेस, यानी कि यहाँ पे 180 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सब कुछ आपका सेम यहाँ पे है ना। तो जिनके बारे में एग्जाम में पूछेगा, जैसे पूछेगा हम उसको आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नाउ एनबीएफसी का अगला जो इनकम होता है बच्चे वो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी से होता है। अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है किसी कंपनी के सिक्योरिटी में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, जिस किसी में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो हमारा इनकम होगा वो इनकम ब्रॉडली 2 हो सकता है, या तो डिविडेंड इनकम होगा या फिर इंटरेस्ट इनकम होगा, है ना बच्चे, या तो डिविडेंड इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम। अगर डिविडेंड इनकम है तो इसका रिकॉग्निशन हम क्या करते हैं, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे,
एक्चुअल रिसिप्ट जब रिसीव कर लेंगे हम इनकम मान लेंगे। और इंटरेस्ट इनकम हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आपका एक्रूअल बेसिस पे। क्लियर आपका? हाँ, यहां पे मैंने एक एक्सेप्शन बताया था कि जिस इन्वेस्टी कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, उनका बोर्ड ने पास कर दिया है, और लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, तो आप चाहे तो भी आप उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट दैट इज एन एक्सेप्शन। अगर आपका एमसीक्यू आएगा, डिविडेंड इनकम एक्चुअल रिसिप्ट और इंटरेस्ट इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करता है एनबीएफसी। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपका इनकम रिकॉग्निशन का प्रॉपर तरीके से रिविजन करा दिया। इनकम रिकॉग्निशन लोन्स एडवांसेज से, हायर परचेज या लीज फाइनेंसिंग बिजनेस से, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाएंगे तो कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। नाउ सेकेंड टॉपिक हम जिसका रिवीजन करने हैं उसका है प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जो अकाउंटिंग होगी, अब हम इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एनबीएफसी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उनके बारे में हम थोड़ा सा सीखने वाले हैं, मतलब रिवीजन करने वाले हैं बदमाश। तो हमारा अगला टॉपिक हो गया प्रिंसिपल फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से इसका भी रिवीजन कराऊंगा। देखो, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स कोई एनबीएफसी करता है तो कहा गया है कि उस एनबीएफसी को स्टार्टिंग में ही क्लासिफाई करना है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को एज करंट इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में रखना चाहते हो। जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी भी सिक्योरिटी में, तो हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही इस बात को हमें डिफाइन करना होता है कि शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो हम उसको करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म के रूप में दिखाएंगे। कब जी? एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट। अब हमने इन्वेस्टमेंट के जब इन्वेस्टमेंट किया था तो हमारा इंटेंशन था कि भैया 1 साल से कम पीरियड के लिए हम अपने पास रखेंगे और हम अच्छा मौका मिला तो हम बेच देंगे। तो हमने क्या बोल दिया जी, वो करंट इन्वेस्टमेंट है। मान लो कुछ समय के बाद हमें मन करता है कि यार नहीं, मैं करंट से लॉन्ग टर्म उसको रखना चाहता हूं, मैं उसको रखूंगा 10-12 साल के लिए, मैं बेचूंगा नहीं, है ना। इंटेंशन चेंज हो गया आपका। तो क्या मैं फ्रीक्वेंटली उनके क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता है? तो बोलते हैं कि नहीं जी, आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसी को 1 साल के अंदर में 2 बार रिव्यू करने का बोला गया है कि 2 बार आप रिव्यू कीजिए, क्या इंटेंशन जो पहले था, मान लो करंट एसेट्स का, वही अभी भी है, तब तो ठीक है। अगर वो आपका इंटेंशन चेंज हो गया है, पहले आप शॉर्ट टर्म के रूप में इन्वेस्टमेंट रखना चाहते थे, अब मन कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के रूप में रखेंगे, या पहले लॉन्ग टर्म था, अब शॉर्ट टर्म रखना चाहते हो, अगर ये आप चेंज करना चाहते हो तो साल में आपको 2 बार बोला गया है, 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर को आपको क्या करना है जी, ये इंटर क्लास जो चेंज है आप वो कर सकते हैं। 2 डेट आपको याद रखना होगा, ये आपको, और विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, है ना बच्चे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर मान लो पहले कोई करंट इन्वेस्टमेंट था, अब उसको आप लॉन्ग टर्म में यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर रखना चाहते हो, या फिर पहले वो आपका लॉन्ग टर्म था, अब उसको करंट में दिखाना चाहते हो, इंटेंशन आपका चेंज हो गया, तो किस प्राइस पे आप उसको चेंज करोगे। मतलब पहले नॉन करंट था, अब वो करंट हो गया, तो करंट इन्वेस्टमेंट एज करंट एसेट उसको बुक में कितने पे दिखाओगे। तो उन्होंने आगे कहा है कि भैया अगर करंट एसेट से लॉन्ग टर्म या वाइसे वर्सा आप चेंज करना चाहते हो, तो जिस प्राइस पे आप चेंज करोगे उसके क्लासिफिकेशन को वो होगा बुक वैल्यू, बुक में कितने पे पहले से दिख रहा था, या उस दिन पे उसकी मार्केट वैल्यू कितना है, विच एवर इज लोअर। समझो मेरी बात ना। हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लास में कई सारे क्वेश्चन के साथ इसको देखा था कि पहले क्या है जी, वो बुक वैल्यू में था, बुक वैल्यू उसकी इतनी है और उसकी मार्केट प्राइस इतनी है, तो दोनों को कंपेयर करके जो लोअर प्राइस होगा उसी प्राइस पे हम आपका क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे फ्रॉम करंट टू आपका लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म टू करंट। आपका ये बातें बताई गई हैं। इसके बाद ये चीजें क्या है, मैं सोच रहा हूं कि इनको अब समझाने के लिए ऐसे नहीं, मैं आपको लेकर आऊंगा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, उससे समझाऊंगा ये सारी बातें। लेकिन उसके पहले आइए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने जब किया, हमने क्लासिफाई कर दिया ये करंट है कि लॉन्ग टर्म है आपका, ठीक है ना। अब उसको कैसे वैल्यू करेंगे, कितने पे बुक में दिखाएंगे। तो कहा गया कि देखो जी, अगर आपने क्लासिफाई किया है उसे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होगा एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स इशूड बाय आईसीआई, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अब तो इंडेक्स इस पे फॉलो हो गया, तो जो भी इंडेक्स आईसीआई ने इशू किया है
उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप उसको वैल्यू करेंगे। अगर आप कहते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके मुताबिक आपका, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने उसको करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में क्लासिफाई किया, करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को बुक में कितने पे दिखाया जाएगा वो आपको एनबीएफसी चैप्टर ने आपको बताया हुआ है ना। उनके लिए क्या नॉर्म्स मैं आपको बताता हूं, दोबारा सुनिए। जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उन इन्वेस्टमेंट्स को एनबीएफसी को क्लासिफाई करना पड़ता है, इट्स करंट और नॉन करंट। अगर आपने लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कह दिया तो रिस्पेक्टिव जो इंडेक्स हमारे पास है उनके मुताबिक उनका वैल्यूएशन होगा। लेकिन अगर आप कहते हो करंट इन्वेस्टमेंट, तो एनबीएफसी को एक खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि करंट इन्वेस्टमेंट्स को बुक में इस तरीके से वैल्यू कीजिए। वो इंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पहले उनको क्लासिफाई करना होगा कि ये करंट इन्वेस्टमेंट कोटेड इन्वेस्टमेंट है कि अनकोटेड है। कोटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बच्चे वो इन्वेस्टमेंट एक मिनट थोड़ा इसको मैं आगे कर दूं, मेरे बोर्ड में जा रही है। कोटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जिसका प्राइस स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जिसकी होती है। और अनकोटेड का मतलब होता है कि जो स्टॉक मार्केट में जिसका प्राइस रेडली अवेलेबल नहीं है। तो पहले आपको मैं बता रहा हूं वो करंट इन्वेस्टमेंट जो कोटेड है उनको हम कैसे वैल्यू करेंगे। जो करंट इन्वेस्टमेंट कोटेड है उनकी वैल्यूएशन कैसे होगी मैं आपको वो बता रहा हूं। अब इसमें देखो ना, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, 3, 4 बहुत सारे पॉइंटर है। इन पॉइंटर्स को समझाने के लिए, एक्चुअली रिवाइज कराने के लिए मैं सोचता हूं कि रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा, तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे जी, आपके लिए याद हो जाएंगे और फिर आपको फटाफट पहले की बातें रिवाइज भी हो जाएगी और अगर आप नहीं पढ़े तो आपको सारी बातें समझ में भी आ जाएंगी। तो आइए ना, रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हाउ टू वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट्स विच आर कोटेड इन द मार्केट। आपका जो कोटेड आपका है सुनेंगे, जैसे यहां पे आपको बता रहा है कि अनिश्चित फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी मेक्स अवेलेबल टू यू द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज ऑन 31 मार्च 2025। अब ध्यान दो यहां पे क्या बता रहा है, ये देखिए आप देखो, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि आपने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। एक स्क्रिप्स है, स्क्रिप्स का मतलब कि किस टाइप ऑफ सिक्योरिटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो एक हो गया आपका क्या जी, इक्विटी शेयर्स। दूसरा म्यूचुअल फंड, तीसरा क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहा गया है एनबीएफसी को कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है पहले उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रिप्ट वाइज आप क्लासिफाई कीजिए, उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। तो हमने क्या किया, स्क्रिप्ट के बेसिस पे 3 तरीके का इसका इन्वेस्टमेंट है जी। अनिश्चित फाइनेंस लिमिटेड का एक आपका इक्विटी शेयर्स में, एक म्यूचुअल में, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। नाउ इस इक्विटी शेयर्स में आप देखेंगे कि उन्होंने कई सारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। यानी कि उन्होंने ए लिमिटेड, बी, सी, डी, ई, एफ, जी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। और जिन भी इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है उनका कॉस्ट और आज का मार्केट प्राइस। कॉस्ट यानी कि जब उन्होंने इन सिक्योरिटी को एक्वायर किया होगा तो कितना अमाउंट पे किया होगा वो बता रहा है। और जिस दिन आप वैल्यू कर रहे हो, जिस बैलेंस शीट डेट पे जिस दिन वैल्यू कर रहे हो उस दिन उनकी मार्केट प्राइस क्या वो भी आपको बता रहा है। अब सुनिए ध्यान से। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड, 3 तरीके के म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया बच्चे और सबका आपका कॉस्ट और मार्केट प्राइस बता रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस बता रहा है, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2025। आज इन्वेस्टमेंट की कौन सी वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिखानी है, कैसे वैल्यू किया जाएगा वो बताइए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एनबीएफसी को क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हाउ टू अकाउंट इन्वेस्टमेंट। कौन से इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कोटेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं बदमाश, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से। उनको कहा गया कि देखो जी आप एक काम करो, जैसे आपने किसी ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में अपने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना 60 कॉस्ट लगाया, आज उसकी वैल्यू कितनी है 61.2। तो इनको कहा गया है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करोगे तो देखो कॉस्ट, अभी फिलहाल ये देखना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। जब भी आप अपने करंट कोटेड इन्वेस्टमेंट को अगर वैल्यू कर रहे हो तो आप उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उस पर आप दिखाइए। लेकिन मेरे बच्चे इनको बोला गया कि जितने भी, अगर ये इस स्क्रिप्ट के अंदर में जितने सारे आपने डिफरेंट कंपनीज में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं सबका अलग अलग आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर नहीं करना।
नहीं करना। वो कहते हैं कि इन सभी के कॉस्ट को ऐड कीजिए, बताइए कितना निकल के आ गया, तो 406.50। इन सबका बताओ मार्केट प्राइस कितना है, तो ये हो गया 442.20। तो वो कहते हैं कि एग्रीगेट कॉस्ट एंड एग्रीगेट मार्केट प्राइस में जो लोअर होगा उस पे आप दिखाइए, यानी कि 406.50। ध्यान से यहां देखेंगे आपका, मैं यही जो चीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसको मैं रिवाइज करा रहा हूं कि वैल्यूएशन ऑफ ईच स्पेसिफाइड कैटेगरी, वो कैटेगरी किसके बेसिस पे होगी, स्क्रिप्ट वाइज आपका, इज टू बी डन एट एग्रीगेट कॉस्ट और एग्रीगेट मार्केट वैल्यू विच एवर इज आपका लोअर, जो दोनों में लोअर होगा। तो मेरे बच्चे इनका लोअर क्या निकल के आ गया, 406.5। इनका ये दूसरे वाले स्क्रिप्ट का लोअर क्या निकल के आ गया, 54, तो 54 पे दिखाया। तीसरे वाले का लोअर क्या निकल के आ गया, 135, तो 135 पे दिखाया। इन तीनों को ऐड कीजिए, जो आपका बचेगा आएगा वही आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी, जिसको हमें बुक में दिखाना है अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है एंड कोटेड सिक्योरिटी में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो। क्लियर ना बच्चे, ये सर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च, तो आप ये जो आएगा उसको बताएंगे, इतना अमाउंट निकल के आएगा। मैंने 2 और 3 का जानबूझकर यहां पे आंसर नहीं लिखा क्योंकि मुझे रिवीजन में उसको समझाना था। सुनिए ध्यान से, 2 में क्या बोलता है, कैन द कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन ए कैटेगरी। क्या एक सेम कैटेगरी के अंदर, ये देखो एक कैटेगरी ये हो गया, ये आपका एक कैटेगरी हो गया, ये आपका दूसरा कैटेगरी हो गया, ये आपका तीसरा कैटेगरी हो गया। तो मान लो मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, कहता है कि ये जो एक कैटेगरी है इसके अंदर में क्या एक इन्वेस्टमेंट में अगर कोई आपका डेप्रिसिएशन हुआ है और दूसरे में एप्रिसिएशन हुआ है, तो क्या आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। पता बच्चे, अगर मैं इन दोनों का अलग अलग कंपेयर करता ना कि भैया 60 और इसमें लोअर क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया, इन दोनों में लोअर क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया, इसमें लोअर क्या निकल के आ गया, 36 निकल के आ गया, इसमें लोअर क्या है, 60। अगर मैं ऐसे करके और फिर लास्ट में इनको ऐड करके बोलता कि इनकी दोनों को अलग अलग कंपेयर कीजिए एंड लोअर पे उसको वैल्यू कीजिए, तब तो एक सिक्योरिटी का एप्रिसिएशन दूसरे के डेप्रिसिएशन से एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहां पे आपका एप्रिसिएशन हुआ, हमने काउंट नहीं किया, हमने 60 पे दिखा दिया। यहां पे डेप्रिसिएशन हुआ तो हमने क्या किया, इसको ले लिया, यानी कि इसका जो डेप्रिसिएशन है इसके एप्रिसिएशन से एडजस्ट नहीं हो रहा है अगर इंडिविजुअली सबको वैल्यू करते तो। लेकिन जब हम इन सबको ऐड करके यहां पे लिख रहे हैं, इन सबको ऐड करके यहां पे लिख रहे हैं और फिर दोनों का आप यहां पे देख रहे हैं लोअर क्या निकल के आ रहा है, तो आपस में मेरे बच्चे इनमें जो आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हुआ होगा ना, वो एडजस्ट हो गया होगा और नेट अमाउंट से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेज को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि कैन द कंपनी एडजस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन द कैटेगरी, यस एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट होता है, ऑटोमेटिकली होता, पढ़े हुए हमने कई सारे क्वेश्चन इसके थ्रू आपका देखे हुए। तो यस विद इन द कैटेगरी तो सेटअप होता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम कलेक्टिवली लेके बढ़ रहे हैं, कलेक्टिवली हम अलग अलग सबका नहीं देख रहे हैं, है ना। लेकिन तीसरा क्वेश्चन कहता है, इज इट पॉसिबल टू सेटअप to offset depreciation in investment in mutual fund against appreciation of the value of investment in equity shares and government security। इसका मतलब मेरे बच्चे ये देखिए, आप यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर दूं आपको, है ना, थोड़ा ताकि आपको अच्छा से दिखे, जो पहले से लेकर रखा था वही रखता हूं। कहता कि मुझे ये बताइए कि क्या यहां पे आप देखो इसका कॉस्ट इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, तो हमने क्या किया, लोअर पे दिखाया। यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है जी, आपके एसेट्स के अंदर में वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, डेप्रिशिएट कर रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि 406.5 कॉस्ट है और एमआरपी आपका मार्केट प्राइस इतना है, तो हम इस पे किस पे वैल्यू करेंगे जी, एप्रिशिएट कर रही वैल्यू, तो हम किस पे वैल्यू किए, आपका यहां पे एप्रिसिएशन हो रहा है और एप्रिसिएशन केस में लोअर में क्या हमने इस पे वैल्यू किया। मुझे बताओ कि क्या इसका डेप्रिसिएशन इसके एप्रिसिएशन से सेटअप हो रहा है? वो तब होता मेरे बच्चे जब आप इन्वेस्टमेंट को लास्ट में वैल्यू पता कैसे करते, ये प्लस ये तीनों को ऐड करके आप यहां लिखते और फिर ये प्लस ये तीनों को ऐड करके आप यहां लिखते और इन दोनों में से लोअर को कंपेयर करते, जैसे हमने यहां पे किया था। अगर वो करते ना, तब मैं कहता कि हाँ जी, एक का एप्रिसिएशन दूसरे के डेप्रिसिएशन से सेटअप हो रहा है। जब तीनों को अलग अलग आप वैल्यू कर रहे हो, इनमें से लोअर कौन सा है,
इनमें से लोअर कौन सा ये, तो कहां इसका डेप्रिसिएशन, इसमें हुए एप्रिसिएशन का से हम सेटअप कर रहे हैं। हम तीनों को अलग अलग वैल्यू कर रहे हैं। जब अलग अलग वैल्यू किया जा रहा है तो एक कैटेगरी का डेप्रिसिएशन दूसरे के एप्रिसिएशन सेटअप नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों को अलग अलग हम वैल्यू कर रहे हैं। अगर तीनों को कलेक्टिवली ऐड करके मैं यहां पे टोटल लिखता, इनको ऐड करके मैं यहां पे टोटल लिखता और फिर इन दोनों को कंपेयर करके लोअर लेता, तो बोलता कि आपस में सेटअप हो रहा है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटअप डेप्रिसिएशन ऑफ वन कैटेगरी अगेंस्ट द एप्रिसिएशन ऑफ अनदर कैटेगरी। क्लियर आपको? यस सर। तो ये भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन रहा है इस बार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आ गए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि यू नो एवरीथिंग नाउ, यानी आपके स्टडी मेट का ही क्वेश्चन है। और इन्हीं बातों को मेरे बच्चे आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने वही बताया हुआ है कि जब आप वैल्यूएशन ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखो कैसे वैल्यूएशन हो रहा है, सुनेंगे ध्यान से। वही बात अब यहां समझा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। इट रिक्वायर्स कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट टू बी ग्रुप्ड इनटू स्पेसिफाइड कैटेगरी। कुछ कैटेगरी बनाइए। कैटेगरी क्या होगा? इक्विटी शेयर्स में कितना आप इन्वेस्ट किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कितना किए, डिवेंचर बॉन्ड में कितना किए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कितना किए हैं, म्यूचुअल फंड में कितना किए, अनदर्स कैटेगरी। तो ये कैटेगरी जो आप बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रिप के बेसिस पे आपने क्लासिफाई किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। फिर कहता है कि आप जो इनका वैल्यूएशन करेंगे वो एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये भी समझ में आ गया हमें। फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट इन ईच कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड स्क्रिप वाइज एंड द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू एग्रीगेटेड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट इन ईच कैटेगरी, ये भी आप समझ चुके हैं। तीसरा ये, इफ द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कैटेगरी इज लेस देन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ दिस कैटेगरी, अगर आपका मार्केट वैल्यू अगर कॉस्ट से आपका क्या है जी, लेस है, मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है, यहां दिख रहा है मार्केट वैल्यू कम है और ये आपका क्या जी, कॉस्ट ज्यादा है, तो यहां पे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन आया ना, आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई। आप देख रहे हो जिस चीज को हमने 75 में परचेज किया था, अब बुक में कितने पे दिखाया जाएगा, 54 पे। तो इन्वेस्टमेंट जो पहले 75 पे था, अब 54 पे दिखाया जाएगा, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट को 54 पे दिखाएंगे और जितने से वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, जो लॉस हुआ, उसको कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वही बात कह रहा है कि आपका वो कहां चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपका एग्रीगेट मार्केट वैल्यू एक्सीड करता है, मतलब यहां पे ये देखो मार्केट प्राइस एक्सीड कर गया, तो मुझे बताओ क्या मार्केट प्राइस पे आपने दिखाया? नहीं दिखाया, हमने फिर कॉस्ट पे ही दिखाया, हमने कॉस्ट पे दिखाया इतने पे। तो जो एप्रिसिएशन हुआ, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एप्रिशिएट हुआ, हम अपने बैलेंस शीट में उस एप्रिसिएशन को दिखा ही नहीं रहे हैं। और जब उसको नहीं दिखा रहे हैं तो उस एप्रिसिएशन के हुए गेन को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। जब वैल्यू एप्रिशिएट की तो हम कॉस्ट भी तो दिखा रहे हैं। पिछले बार जब परचेज किया था तो हमने इतने पे दिखाया था, आज भी हम कितने पे दिखा रहे हैं जी, उतने पे दिखा रहे हैं। एप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है। इन शॉर्ट एप्रिसिएशन को हम इग्नोर करते हैं। डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, एप्रिसिएशन को इग्नोर करते हैं। और वही बात यहां बता रहा है कि इफ द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कैटेगरी एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ द कैटेगरी, नेट एप्रिसिएशन शैल बी इग्नोर्ड और डेप्रिसिएशन इन वन कैटेगरी शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एप्रिसिएशन अनदर। जो मैंने आपको दिखा दिया, इस कैटेगरी का जो आपका एप्रिसिएशन है, इसका डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो सकता। सबका अलग वैल्यूएशन आपका हो रहा है ना। तो मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, इसका मीनिंग भी समझा दिया और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दिखा दिया। आपको समझ में आ गया होगा, समझाने कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए जल्दी से अगला जो हमारा वैल्यूएशन है मेरे बच्चे, वो है आपका अनकोटेड करंट इन्वेस्टमेंट का। अभी हमने क्या देखा था, कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट का कैसे अकाउंटिंग किया जाएगा, एग्रीगेट करेंगे स्क्रिप्ट वाइज एंड सो आपका। लेकिन अगर वो अनकोटेड है, अनकोटेड का मतलब होता है जिसका मार्केट प्राइस रेडली अवेलेबल नहीं है बच्चे आपके स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे केस में आपको बताया गया कि देखो जी, जो अनकोटेड करंट इन्वेस्टमेंट है, आपने किस में किया है उसके मुताबिक उसका वैल्यूएशन आपको बताया गया है। वो कहते हैं कि अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है,
अगर इनमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो कहते हैं कि कॉस्ट और फेस वैल्यू, नॉट मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो इनमें से लोअर होगा उस पे दिखाएंगे, है ना। कॉस्ट और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर पे हम दिखाएंगे आपका, ठीक है। यहाँ पे फेस वैल्यू क्योंकि मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं बदमाश। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो होते हैं बच्चे, वो आपको क्या करते हैं, आपको हमेशा डिक्लेयर करते हैं कि आपके म्यूचुअल का नेट एसेट्स वैल्यू कितना है, तो हम उसी पे दिखाएंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कमर्शियल पेपर पे है, इन्वेस्टमेंट आपने डिवेंचर बॉन्ड्स या ऐसे सिक्योरिटी में किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट पे दिखाएंगे। याद रहेगी बात, यहां से गवर्नमेंट सिक्योरिटी काट देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे आपका है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉस्ट पे दिखाएंगे, आपका कॉस्ट पे। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, बहुत ध्यान सुनना, यहां पे एमसीक्यू बन सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर हमने किसी अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में किया हुआ है, तो कॉस्ट और ब्रेकअप वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसका कॉस्ट देखिए, उसका ब्रेकअप मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू विच एवर इज लोअर पे हम दिखाएंगे आपका, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। अगर हमने इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में किया अनकोटेड, तो हमें एक ऑप्शन दिया गया है, आप अगर ब्रेकअप वैल्यू नहीं लेना चाहते तो उसकी जो फेयर वैल्यू होगी ना, फेयर वैल्यू अगर आप उसका पता कर सकते हो उस इक्विटी शेयर्स का, तो उसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो विद ब्रेकअप वैल्यू, क्लियर। और नोट 2 में आपको बताया गया है कि अगर जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है और वो इक्विटी शेयर्स अनकोटेड है, तो कहते हैं कि आपको देखना होगा उस कंपनी का लास्ट 2 इयर्स का बैलेंस शीट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। अगर लास्ट 2 इयर्स का बैलेंस शीट मार्केट में अवेलेबल है, तब तो इसके मुताबिक आप क्या कीजिए, उसको वैल्यू कीजिए। लेकिन अगर लास्ट 2 इयर्स का बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है, मतलब नई कंपनी है, 2 साल अभी उसका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ है, तो कहते हैं कि ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो आपने किसी कंपनी के अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में आपने किया है, उसको ₹1 पे दिखाना होगा, ₹1 उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माननी होगी, अगर वो आपका 2 साल का अवेलेबल बैलेंस शीट उसका नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। एक और भी नोट मैंने दे दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको CSGL अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट के थ्रू करना होता है। ये भी आपका शायद MCQ में बन सकता है, तो इसको भी मैंने आपको सोचा कि एक बार रिवाइज कराते समय बता दूं आपका, क्लियर इसमें। ये सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे समय गुजर गया और हमने इनकम रिकॉग्निशन को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से कर लिया। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट है एज पर रिस्पेक्टिव इंडेक्स, करंट इन्वेस्टमेंट है तो चेक करना है कि कोटेड या अनकोटेड। कोटेड तो एग्रीगेट कॉस्ट, एग्रीगेट मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, अगर अनकोटेड है तो डिफरेंट का आपको जो हमने दिया उसी के मुताबिक करेंगे, है ना। तो आपको बता दिया। अब आइए एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इस बार का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर उन्होंने रिलीज किया है एंड जो क्वेश्चन डाला हुआ है वो इसी के बेसिस पे डाला है। आप हैरान हो जाओगे, बहुत बदमाश लोग होते हैं, MCQ में भी जो क्वेश्चन डाला वो इसी के बेसिस पे डाला हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसी बदमाशी करते हैं, वो एक ही टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं कि कुछ भी कर लो। बट एनीवे, आइए हम इसके बारे में समझते हैं, रिवीजन करते हैं मस्त तरीके से। ये देखिए आप, ये हमने कर लिया, हमने कोटेड अनकोटेड भी कर लिया। इस नोट्स को संभाल के रखना, एग्जाम में सेम नोट्स आपको 5 मिनट्स में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लोन्स एडवांसेज। लोन्स एडवांसेज पे अभी पीछे हमने क्या देखा था, इनकम रिकॉग्निशन। अब अगर आपने लोन एडवांसेज पब्लिक को दिया है तो मेरे बच्चे उस लोन एडवांसेज पे आपको कुछ डाउट हुआ कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो अगर डाउट हुआ तो हमें क्या बनाना होता, प्रोविजन। वो प्रोविजन जो बनाया जाएगा वो कितना बनाया जाएगा, NBFC को के लिए क्या रूल्स है, क्या गाइडेंस, हम उनको यहाँ पे समझ रहे हैं। सुनेंगे ध्यान से। जितने भी लोन्स एडवांसेज यानी कि जितने भी एसेट्स हैं NBFC के, उन लोन्स एडवांसेज यानी कि एसेट्स को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स आपका। आप देखेंगे ये जो 4 क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहां पे लिख के दिया हुआ है, एक आपका स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स, दिख रहा है आपको, ये सर सुनिए ध्यान से। स्टैंडर्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है जी, एसेट विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से पेमेंट आपको मिल रहा है। विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क अटैच टू द बिजनेस, सच एन एसेट इज नॉट एन NPA, यहां पे छूट गया NPA, ध्यान देना। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन से होते हैं, अरे पीछे
इंटरेस्ट इनकम को रिकॉग्नाइज करते समय, जिसको हम परफॉर्मिंग एसेट्स कहा करते थे, प्रोविजन को बनाते समय उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स, जिसपे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कस्टमर जिनका पेमेंट हमारे पास आ रहा है, कोई रिस्क हमारे पास नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड एसेट्स। आपका मजे की बात है कि जो पीए था ना बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका। और ये नॉर्मल अगेन वही आपका कितना जी, जो अगर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग है या फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए 90 डेज का रिस्क पीरियड, और दूसरे वाले के लिए जिसका 500 करोड़ से कम का आपका एसेट्स होता है उसके लिए 180 डेज का। तो सेम चीज चल रहा है, वो स्टैंडर्ड एसेट्स आपका, स्टैंडर्ड एसेट्स है ना, स्टैंडर्ड। अच्छा, एक चीज सुन लो ध्यान से, आगे बढ़ने के पहले हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे सुन लें, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया और अगर आपको नहीं बताता कि ये जो आपका एनबीएफसी है वो कौन है, आपका डिपॉजिट टेकिंग एंड और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है या फिर दूसरा वाला है जिसका 500 करोड़ से कम वाला, क्योंकि दोनों में आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल रिस्क एक में कितना 90 डेज, दूसरे में कितना 180, तो कौन सा हम लेंगे। जब तक क्वेश्चन में साफ साफ ना बता दे, हमेशा आपको यही मानना है कि ये जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या तो वो आपका डिपॉजिट टेकिंग है या फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसी है वो है आपका। मतलब दोनों पे जो सेम रूल चलता है, क्योंकि तो फिर हम नॉर्मल रिस्क कितना लेंगे जी, 90 डेज का। वो कह देगा कि नहीं जी वो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट है एंड एसेट्स आपका उसका लेस देन 500 करोड़ है, तब तो हम 180 डेज वाला ले लेंगे। अदरवाइज पूरे एनबीएफसी में जहां भी आगे पढ़ेंगे या पीछे हम रिवीजन कर चुके हैं, सब जगह क्या होगा जी, हम बड़ा एनबीएफसी मानते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे, कोई एजम्पशन लेना होगा तो वही लेंगे आपका। यहां भी दिखाऊंगा मैं, आप चिंता नहीं कीजिए। तो स्टैंडर्ड समझ में आ गया। ये सर ये क्या थे जी, पीए थे हमारे। अब जो एनपीए पहले जो हमने पढ़ा था ना, इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करते समय, उसी एनपीए को यहां पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स, उन्हीं को 3 पार्ट में। ना सब स्टैंडर्ड कहा गया कि देखो जी, नॉर्मल रिस्क का पीरियड एंड करने के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिफॉल्ट पे हो, तो हम क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड। अब देखो ना, अगर मान लो ये आपका एक टाइम पीरियड है, मान लो ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को, कोई भी डेट हो सकता है, मान लीजिए ये आपका, हमने यहां पे हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एक एनबीएफसी का। और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए हमें प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन बनाते समय क्या देखा कि यहां पे आज एक कस्टमर ए है जिसका जो 70 डेज से पेमेंट आपका ओवरड्यू हो चुका है, मतलब लास्ट जो उसने पेमेंट किया था तब से मतलब जिस दिन पेमेंट उसको करना था उस दिन से अभी तक कितना गुजर चुका है, 70 डेज। और भी एक कस्टमर है बी जिसका मान लो कि आपका यहाँ पे 14 मंथ से क्या हुआ है जी, 14 मंथ से अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब लास्ट जो पेमेंट ड्यू था और उसने पेमेंट नहीं किया, उस समय से कितना महीना गुजर चुका है, 14 मंथ्स, आज जिस दिन हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो उस केस में कहते हैं कि देखो ये जो है ना, ये मिस्टर ए 70 डेज, मतलब कि जिस दिन उसको पेमेंट करना था उस दिन से अभी तक कितना गुजरा है, 70 डेज ही गुजरे हैं, जिस दिन हम प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो 70 डेज क्या होगा, नॉर्मल रिस्क पीरियड आपका है, 90 डेज तक आप मानते हो नॉर्मल रिस्क, तो कोई बात नहीं, हम आपको क्या बोलेंगे जी, आप थोड़ा बदमाशी कर रहे हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, आपको स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में रख के हम प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन एक आदमी जिन्होंने 14 मंथ से, मतलब जो लास्ट पेमेंट जब ड्यू हुआ था उस समय से 14 मंथ्स गुजर चुका है और बदमाश नहीं पे कर रहा है, तो उस केस में 14 मंथ्स में क्या बोलेंगे, 3 मंथ्स तो आपका नॉर्मल रिस्क पीरियड था, हटा दो 14 माइनस 3 कितना हो गया आपका, 14 माइनस 3 11 मंथ्स, तो 11 मंथ से आप क्या हो जी, सब स्टैंडर्ड हो, यानी कि आपको हम क्या करेंगे, इस दिन पे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल के जो आपका प्रोविजन का रेट है हम उस रेट से प्रोविजन बनाएंगे। क्लियर ना, हमने क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे किए हैं। लिखा गया है एसेट विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, एनपीए कब क्लासिफाई होगा, जब वो आपका नॉर्मल रिस्क पीरियड को एक्सीड कर जाएगा, और इसमें कब तक रहेगा, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, 12 महीने, 3 महीने के बाद 12 महीने का पीरियड आप यहां पे गुजारेंगे। 12 मंथ्स के बाद अगर कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसने आज मान लो कोई मिस्टर सी जो कि आपका 23 मंथ से, मतलब जो लास्ट पेमेंट किया था जब ड्यू हुआ था तब से 23 मंथ्स गुजर चुका है और अभी तक उसका पैसा ड्यू चल रहा है। अब
इस पे प्रोविजन कैसे बनेगा? तो 23 में 3 मंथ्स यहां चला गया, 20 बच गया, 20 में 12 यहां चला गया, फिर कितना बच गया? 8। यानी कि अब आप डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में हो आज के डेट पे, और डाउटफुल एसेट्स पे जो प्रोविजन का रेट होगा वो अप्लाई करना होगा। मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कहीं अगर आ गया कि आप पहले क्लासिफाई करो कि वो किस कैटेगरी में है, तो आपको इसके मुताबिक क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लास में आपने किया हुआ है। तो डाउटफुल में आपको क्या बता रहा है कि फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स इट इज कॉल्ड डाउटफुल एसेट्स आपका, है ना। यानी कि इसमें 12 महीने के बाद कहता है एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। 12 मंथ्स तक एनपीए आप यहां थे, उसके बाद हम यहां चले गए, ठीक है ना। और फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन होता है लॉस एसेट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लॉस एसेट्स कैटेगरी में आने के लिए किसी भी से भी गुजर के आने की जरूरत नहीं है। अगर या तो वो एनबीएफसी खुद, मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, या फिर उसका इंटरनल ऑडिटर, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर, या फिर आरबीआई इंस्पेक्शन में पता चला कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा और उन्होंने कहा कि भैया इसको लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर दो। लॉस एसेट्स का मतलब ये नहीं कि पैसा डूब गया, डूबने की लगभग संभावना हो चुकी है, मतलब मिलने की संभावना लगभग खत्म हो चुका है, तो हम उसको लॉस एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जब भी आपको प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन को बनाते समय पहले जितने भी आपके कस्टमर्स हैं लोन्स एडवांसेज वाले, इस दिन पे उनको हमें 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में डिवाइड करना होता है और फिर हमें बनाना होता है प्रोविजन। ध्यान से सुनेंगे। स्टैंडर्ड एसेट्स पे प्रोविजन कितना है? 0.4%। 0.4% नहीं है, 0.4% आपका ऑफ द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। जितने भी कस्टमर आज के डेट पे हमारे पास, हम कहेंगे कि भैया ये स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छे कस्टमर हैं, तो अच्छे कस्टमर का जितना भी लोन एडवांसेज होगा ना, हम उसमें 0.4% से बनाएंगे प्रोविजन, है ना। लेकिन आज जिनको हम कहते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड, तो उस केस में मेरे बच्चे मैं उन पे टोटल अमाउंट पे क्या 10% का बनाऊंगा प्रोविजन, 10% का बनाऊंगा प्रोविजन। अगर वो डाउटफुल एसेट्स है, यहां पे हमने क्लासिफाई किया जी कि वो डाउटफुल, जितने भी लोग डाउटफुल होंगे, तो डाउटफुल में हमें देखना होगा अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, और जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा उसमें हमें देखना होगा जी अप टू 1 ईयर तो 20%, 1 to 3 years 30%, मोर देन 3 years 50%। ये रेट को याद रखने के ही हमें सिर्फ मार्क्स मिलते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024 अटेम्प्ट का जो उन्होंने लॉन्च किया उसमें देखेंगे 7 मार्क्स का उन्होंने क्वेश्चन बस इसी के लिए आपको दिया है, 7 मार्क्स देने के लिए बोलते हैं अगर बच्चे को रेट याद है तो। स्टैंडर्ड में 0.4, सब स्टैंडर्ड में 10%, डाउटफुल में सॉरी डाउटफुल में अनसिक्योर्ड में 100 एंड सिक्योर्ड में 20%, 30% एंड आपका 50%, अप टू 1 ईयर 1 to 3 एंड मोर देन 3, तो 20, 30, 50। और अगर वो लॉस एसेट्स है जिसके डूबने की लगभग संभावना है, डूबा नहीं अदरवाइज बैड डेट्स हो जाता, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे जी 100%। आप देख सकते हैं कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे है, बाकी सब में क्या कर रहे हैं आप फ्लैट बना रहे हैं, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, ठीक है ना बच्चे। ये रेट याद रखना होगा। और याद रखना, मैं आपको बता दूं कि यहां भी आपको एक बात बताई गई है नीचे में कि जो ये रेट है ना, ये रेट पता है किसके लिए है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बड़े वाले, या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो जिनका एसेट्स आपका 500 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए रेट है। जो छोटे वाले एनबीएफसी थे ना, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट लेस देन 500 करोड़ वाले, उनके लिए यहां पे एक छोटा सा चेंज बताया गया है। वो चेंज क्या है कि भैया अगर ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट है और एसेट्स लेस देन 500 करोड़ है, तो उस केस में 0.4 नहीं, रेट फिर कितना हो जाएगा 0.25%, 0.25%। बाकी सब में क्या है जी, सब में सेम आपका है, याद रहेगी बात। तो एग्जाम में मेरे बच्चे अगर क्वेश्चन कह दे कि वो किस टाइप का एनबीएफसी है, उसके मुताबिक रेट अप्लाई करेंगे। अगर कुछ ना बताया तो हमेशा बड़ा एनबीएफसी मानते हुए इस रेट से हम क्या करेंगे, काम पूरा कर लेंगे। क्लियर ना, वो मैंने बता दिया आपका। और एक चीज और, यहां तो जैसे है ना, यहां तो सब ठीक है जी, यहां पे अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन है। मान लो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ गया और आपको डाउटफुल एसेट्स में वो नहीं बता रहा कि वो डाउटफुल एसेट्स सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, अब हम क्या करेंगे? अगेन इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया हुआ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि भैया अगर मैं आपको ना बताऊं कि डाउटफुल एसेट्स अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड है, तो आप उनको सिक्योर्ड मानते हुए आप इस रेट से क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे।
सिक्योर्ड मानते हुए बना लेना, प्रोविजन आपका सिक्योर्ड मानते हुए बना लेना। तो ठीक है, ऐसे वो एग्जाम में कंफर्म बताएंगे कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, बट ना तो मैंने लिख भी दिया कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हमेशा क्या करेंगे जी, लोन्स एडवांसेज सिक्योर्ड मान लेंगे। क्लियर यहाँ पे? ये सर मान लो ऐसे चांसेस ना के बराबर, बट मान लो वो कहते हैं कि डाउटफुल एसेट्स में आपका 2000 करोड़ है, डाउटफुल एसेट्स 2000 करोड़। अब वो अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड कुछ भी नहीं बता रहे, तो ठीक है जी 2000 करोड़ हम क्या मान लेंगे, सिक्योर्ड मान लेंगे। लेकिन सिक्योर्ड में तो यहाँ पे 3 तरह के क्लासिफिकेशन, हम किसके अंदर मानेंगे? तो ऐसे एग्जाम में होगा नहीं, कंफर्म बताएंगे। अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर क्या करना, बोलना कि भैया आप कुछ बता ही नहीं रहे हो क्योंकि 3 तरीके का रेट है और आप क्लासिफिकेशन नहीं बता रहे, तो हम अनसिक्योर्ड मानते हुए क्या करेंगे जी, हम 100% बना देंगे। समझे मेरी बात? मैंने क्या बताया? इसके चांसेस ना के बराबर है, बट मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में डाउटफुल एसेट्स होगा, गारंटी के साथ अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड वो बताएंगे, आप अकॉर्डिंगली रेट अप्लाई कर देना। अगर वो नहीं बताते, कहते कि आपका लोन्स इतना है, लेकिन वो नहीं बताते कि अनसिक्योर्ड है कि सिक्योर्ड है, तो आप क्या मान लेना जी, सिक्योर्ड मान लेना। लेकिन वो तभी जब वो आपका अप टू 1 ईयर 1 to 3 मोर देन 3 ऐसे आपको बताए, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना। समझो मेरी बात यहाँ पे कि कौन सी ईयर में आपका है, तो हम ये मान लेंगे। उन्होंने क्या किया, 5000 करोड़ है जी डाउटफुल एसेट्स। अब वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं बता रहे, तो हम अगर सिक्योर्ड मान भी ले तो फिर से कंफ्यूजन, वो अप टू 1 ईयर में है, 1 to 3 है कि मोर देन 3, किस में मानेंगे? तो हम क्या करेंगे, फिर आपका उसको अनसिक्योर्ड मानते हुए 100% बना देना, लिख देना नोट कि भैया हमने ये एज्यूम किया है, खत्म होगी बात। वैसे चिंता नहीं कीजिए, एग्जाम में कंफर्म बताएगा वो कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, और यहाँ भी आपका ठीक है ना। अब देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन MQP मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 जून अटेम्प्ट में उन्होंने 7 मार्क्स का दिया विद डिफरेंट फिगर्स। ये फिगर्स उन्होंने चेंज किया, शायद जहां 8400 है वहां पर उन्होंने 4200 कर दिया, समथिंग लाइक दैट आपका, बट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पे हम क्या करेंगे जी, 0.4 0.25 मत लगा देना, क्योंकि बड़ा मानते हुए काम करना आपको। 0.4 आप चाहो तो नीचे नोट लिख देना कि इन केस ऑफ आपके NBFC नॉन डिपॉजिट लेस देन 500 करोड़ रेट इज 0.25%, है ना। चाहो तो लिख दो, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्योंकि हम बड़ा मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सब स्टैंडर्ड में कितना है, 10%। अब देखो सिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल में अप टू 1 में आपका यहाँ पे कितना था जी, 20%, 30% एंड 50% था ना, यहाँ पे 20, 30, 50 वो बना देंगे। और जो आपका अनसिक्योर्ड है इस पे कितना बना देंगे, 100%। लॉस एसेट्स पे कितना बना देंगे, 100%। मैंने सोल्यूशन करके आपको दे दिया है, आप समझ गए होंगे कैसे किया जाएगा बिना किसी डाउट के, ऑलरेडी क्लास में किया हुआ क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है, मुझे लगता है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस अब न के बराबर है, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मजे मस्ती कीजिए, लेकिन इसका ना कर मुझे लगता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे ना तो मेरे बच्चे, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज लीज एसेट बिजनेस के अंदर में वो आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे घूम जाते हैं, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है या पढ़ के वो जाते हैं। तो शायद हायर परचेज या लीज एसेट्स बिजनेस में जो लोन्स एडवांसेज उन्होंने दिए हैं उस पे प्रोविजन बनाने के बारे में एग्जाम में आ सकता है। चलिए फटाफट इसका भी हम रिवीजन कर लें। ये देखिए, आपका जब भी कोई NBFC हायर परचेज या लीज एसेट्स बिजनेस को फाइनेंस करता है और उसमें प्रोविजन बनाना होता है, तो मेरे बच्चे हमारे पास क्या है जी, 2 तरीके का प्रोविजन बनता है। एक तो आपका मेन प्रोविजन और एक आपका बनता है एडिशनल प्रोविजन। 2 तरीके का प्रोविजन यहाँ पे बनता है। पहले हम देखें जो मेन प्रोविजन हमें बनाना है, कैसे बनाते हैं। प्रोविजन मतलब डाउट कितने का है डूबने का, तो कैसे निकालते हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट अभी तक आपके टोटल ड्यूज है, टोटल ड्यूज मतलब कि चाहे ओवर ड्यू हो चुका है, ओवर ड्यू मतलब ड्यू हो चुका है, या फिर अभी आगे ड्यू होंगे, मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट अभी तक आपने कलेक्ट नहीं किया उन सबको हम पहले यहां पर ले लेंगे। ड्यू हो चुका है चाहे बाद में ड्यू होगा, उसमें से वो फाइनेंस चार्ज यानी कि इंटरेस्ट जो अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में क्रिएट नहीं किया, मतलब अभी तक हमने इनकम नहीं दिखाया, तो मेरे बच्चे जो ड्यू हो चुका होगा उसका तो इनकम हमने प्रॉफिट लॉस में दिखा दिया होगा, जो ड्यू हो चुका होगा। जो ड्यू नहीं हुआ है मतलब आगे जो इंस्टॉलमेंट आएंगे उनके अंदर का जो फाइनेंस चार्ज है हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे जी, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे भी क्वेश्चन के रूप में दिखाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। फिर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, जिस एसेट्स को हमने लोन्स एडवांसेज में हायर परचेज या लीज पे फाइनेंस किया हुआ है उस एसेट का आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब क्या जी, नोशनली कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, उस एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे
और उस ओरिजिनल कॉस्ट में जितने समय अभी तक गुजर गए हैं उसमें हम 20% पर एनम के हिसाब से एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू आएगा वो यहां पे माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक तो प्रोविजन ये बनेगा और इसके साथ साथ क्या बनेगा जी, एडिशनल प्रोविजन। आप चिंता नहीं कीजिए, मैं इसके ऊपर मैं भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। हमने अच्छा क्वेश्चन रखा है जिसके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, आपके स्टडी मेट का ये क्वेश्चन है वो। एडिशनल इसके साथ ये तो बनेगा ही बनेगा, फिर एडिशनल प्रोविजन उसमें क्या जी, अगर हायर चार्जेज या लीज रेंटल ओवर ड्यू है अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने तक अगर आपका ओवर ड्यू हो चुका है, मतलब जिस दिन लास्ट टाइम ड्यू हुआ था तब से 12 मंथ्स गुजर चुके हैं, बदमाश ने नहीं पे किया, तो एडिशनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये आपका 12 से 24 मंथ्स तक का ओवर ड्यू हो चुका है तो मेरे बच्चे उस केस में 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। अगर ये 24 से 36 तो 40%, 36 से 48 तो 70%, मोर देन 48 तो कितना 100%। ये आपको बनाने होंगे क्या जी, प्रोविजन आपका यहाँ पे एडिशनल प्रोविजन। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे आपका, इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर हमको याद रखना हो तो यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ना होगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड 48 से ज्यादा। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 30 सब में हमें ऐड करना पड़ेगा। 10 पहले तो नील, फिर 10 पहले 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 30 100 आपका ये रेट याद रखना पड़ेगा। क्लियर मेरे बच्चे? ये सर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया एडिशनल प्रोविजन जो आपको बनाना वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, नाउ इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है और ध्यान से समझेंगे, मस्त तरीके से उसका रिवीजन कराऊंगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे संवेदन लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो डील इन हायर परचेज। ठीक है, एक तो पब्लिक टेकिंग है, पब्लिक डिपॉजिट लेते हैं, और दूसरा क्या जी, हायर परचेज में आपको डील करते हैं। इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजर हायर परचेज डील्स एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 कुछ डील हुआ है। डील क्या जी, फ्यू मशीन सोल्ड किया गया हायर परचेज पे। हायर परचेज प्राइस कहता है उन मशीन का 100 लाख है, लेकिन उनका कैश प्राइस बता रहा है 80 लाख। ठीक है, कहता है कि ये जो 100 लाख है वाज पेबल 20 लाख एज डाउन पेमेंट। इस 100 लाख में 20 आप डाउन पेमेंट करेंगे तो 100 में 20 तो हमने स्टार्टिंग में पे कर दिया, 80 बच गया। इस 80 को कहता है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 80 बाई 5 16 लाख रुपीज आपका हो गया ईच इंस्टॉलमेंट, 16 लाख रुपए के आपके 5 इंस्टॉलमेंट हो गए। हायर वेंडर कलेक्टेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च 25। कहता है कि 31 मार्च 25 का जो इंस्टॉलमेंट था ना वो रिसीव्ड हो गया, मैंने लिख लिया यहाँ पे, मतलब कि कलेक्ट हो चुका है बच्चे, पहला इंस्टॉलमेंट आपका। कहता है कि कंपनी वाज फाइनलाइजिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 26। ये रहा 31 मार्च 26, यहाँ का अकाउंट को फाइनलाइज कर रही है, यानी कि यहाँ पे बना रही है अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। टिल 15/5/2026 कहता है कि 15/5/26 का मतलब क्या हो गया, अप्रैल में लगभग 1.5 महीना गुजरे हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकाउंट्स साइन करते, पता ना कि अकाउंट्स फाइनलाइज करने के बाद बीओडी का उसमें सिग्नेचर होता है, उस समय तक कहता है कि भैया अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट कलेक्ट नहीं हुए। यानी कि जिस दिन आपका ये अकाउंट्स बन रहा है उस समय से आपका 45 डेज लगभग गुजरे हैं और अभी तक इंस्टॉलमेंट कलेक्ट नहीं हुए, ओवर ड्यू आपके हैं। ठीक है ना, आईआरआर कहता है कि 10.42 है, आईआरआर कह दे, डिस्काउंटेड कह दे, इंटरेस्ट रेट कह दे। ये जो आपका 80 लाख का चीज 100 लाख में बेचा था ना बच्चे हमने, तो 20 लाख का इंटरेस्ट वो कहता है कि इस रेट से है। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2025। 1/4/20, ये आपका इस दिन कह रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद प्रिंसिपल अभी और कितना बच गया है, जो कि हमें अभी क्या करना है जी, कलेक्ट करना है आपका। शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज फॉर द ईयर 25-26 एज इनकम। क्या 25-26, ये रहा 25-26, इसका जो फाइनेंस चार्ज यानी कि इस साल का जो इंटरेस्ट है, क्या उस इंटरेस्ट को मैं इनकम रिकॉग्नाइज करूं। हम आगे इनकम रिकॉग्निशन में पहला टॉपिक जो रिवाइज किया था, और तीसरे में कहता है कि आपका सेकंड में कहता है व्हाट शुड बी द प्रोविजन टू बी मेड।
अब प्रोविजन की बात कर रहा है, जो हम अभी परसेंटेज दिखाया था ना उसके हिसाब से हम देख लेंगे। पहले काम करते हैं, यहाँ पे ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मेरे बच्चे पहले आपको क्या करना होगा, ये टेबल जो आपने सीएमए इंटर ग्रुप 1 में पढ़ा था उसको बनाना पड़ेगा, जिसमें कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट को आपका वेरिफिकेशन करना होगा। कहता है कि 31 मार्च 24 को हमने 80 लाख का सामान बेचा था और उसमें से 20 लाख हमने डाउन पेमेंट कर दिया सेम टाइम पे, तो कितना बच गया आपका यहाँ पे 60 लाख का अमाउंट। और पेबल कहता है कि एक तो 20 लाख का डाउन पेमेंट है और 1 2 3 4 5 16 लाख रुपीज के हमें इन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना वो अलग अलग करना पड़ेगा टू मेक द प्रोविजन एक्चुअली। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि 80 - 20 60 लाख रुपीज। एक साल के बाद जब इंस्टॉलमेंट पे करने जाएंगे बच्चे 16 लाख का, तो उसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमेशा निकालते हैं ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो 60 लाख रुपीज पे 10.42% से जब निकालोगे तो विल गेट द इंटरेस्ट ऑफ 6,25,200। 16 लाख के इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस पोर्शन कितना, इतना अमाउंट, इसमें से इसको हटाइए, इतना अमाउंट निकल के आ गया। फिर हमने इस पे इंटरेस्ट निकाला होगा, इसमें से इसको हटाया तो इतना आपका कैश प्राइस एंड सो ऑन आगे बढ़ते चलेगा। उसने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया फर्स्ट फॉर 2025 को बताओ प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट फॉर 25 यानी कि 31 मार्च 25 का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इतना कर्ज बच गया है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट फॉर 25, तो आप बोलेंगे इतना अमाउंट है। क्लियर, ये तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुड द कंपनी रिकॉग्नाइज फाइनेंस चार्ज फॉर द ईयर 25-26 एज इनकम। अब देखो यहाँ पे ये जो 25-26 है मेरे बच्चे, इसका फाइनेंस चार्ज कितना है, ये देखो आप यहाँ पे इतना अमाउंट, ये है ना आपका 25-26 का, तो आपका इतना फाइनेंस चार्ज यानी कि इनकम है। क्या मैं इसको इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करूं? तो याद कीजिए, हायर परचेज बिजनेस को फाइनेंस किया है, अगर वो पीए है तो आपका क्या, पीए का था आपका एक्रूवल बेसिस, एनपीए का क्या था जी, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 31 मार्च 26 को ही तो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था, इस दिन आपको पे करना था। अगर मैं देखो 15/5 जिस दिन हो सकता है कि आप अकाउंट्स को मतलब रिवाइज करना चाहते हैं, तो अभी 45 डेज का समय गुजरा है और नॉर्मल रिस्क पीरियड कितना हो जाए 90 डेज का होता है। तो 45 डेज ही गुजरा है ना। अगर आप इस दिन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दिए हुए अकाउंट्स को अगर रिवाइज भी करना चाहते हैं, तो भी हम क्या बोलेंगे, इट्स ए पीए, आज भी पीए परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड परफॉर्मिंग एसेट्स पे एक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यस, दिस अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 25-26 एक्रूवल बेसिस पे। यही बात मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको इतना, लोन गिवन ऑन हायर परचेज आपका परफॉर्मिंग एसेट्स है, इंटरेस्ट इनकम जो होगा वो एक्रूवल बेसिस पे आपका दिखाया जाएगा, इसलिए इतने अमाउंट को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। क्लियर यहां तक? यस सर। नाउ आगे बढ़ता हूं, नंबर 2, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड। अब जब आपने हायर परचेज बिजनेस को फाइनेंस किया है, तो उस पर रिस्क जो है पैसा डूबने का प्रोविजन वो आप बनाइए। 2 प्रोविजन बनता है, एक मेन एक आपका एडिशनल। पहले हम मेन प्रोविजन चेक करते हैं, मेन प्रोविजन। आइए, इस मेन प्रोविजन के लिए मेरे बच्चे आपको पास मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे, बहुत मस्त तरीके से मैंने नोट्स अपने तैयार किया हुआ है, सुनेंगे। पहले हम क्या करते हैं, टोटल ड्यूज कितना अमाउंट है। टोटल ड्यूज कैसे निकलेगा, ये देखिए, हमने ये कब हम बना रहे प्रोविजन, यहां पे 31 मार्च 26 को। तो 31 मार्च 26 को एक तो ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है, ये ड्यू हो चुका बच्चे, और 3 अभी आगे ड्यू होंगे। तो 16 जो ओवर ड्यू हो चुका है प्लस जो अभी आगे ड्यू होंगे, उन सबको ऐड करके हम यहाँ पे 64 लाख। अब देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि जो ओवर ड्यू है चाहे फ्यूचर में जो होंगे उन सबका टोटल लिखिए। तो हमने क्या किया, वो टोटल यहाँ पे लिखा। फाइनेंस चार्ज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें से जो फाइनेंस चार्ज यानी कि इंटरेस्ट एलिमेंट जो अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं किया है, अब देखो ना, हमने ये तो पहले क्रेडिट कर दिया था, ये एक्रूवल बेसिस पे क्रेडिट हो चुका है। तो 1, 2 और 3 ये वो है जो कि आउट ऑफ इतना अमाउंट अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं किया है। तो ठीक है, जो अभी तक क्रेडिट नहीं किया क्योंकि अभी राइट ही नहीं है हमें पैसा लेने का जी, हमने क्या किया, उस तीनों को ऐड करके यहां से माइनस कर दिया। और माइनस क्या, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ये कैसे निकालते हैं, एसेट्स का कॉस्ट क्वेश्चन कितना बता रहा है, 80 लाख। कितने साल तक वो एसेट्स यूज हुआ है जिस दिन हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो 1 और 1 2 साल अभी तक गुजरे हैं।
2 साल। तो 80 लाख पे 20% जो फिक्स रेट है उसके मुताबिक 2 साल का डेप्रिसिएशन इसमें माइनस कीजिए, उस वैल्यू को हटाइए और फिर जो यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा उतने का ही प्रोविजन बनाएंगे। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन केस ऑफ एनबीएफसी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ आपका हायर परचेज और आपका लीज फाइनेंसिंग। क्लियर आपका, ये ध्यान रखेंगे आप यहां पे। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब एडिशनल प्रोविजन कितना बनेगा? एडिशनल प्रोविजन के लिए मेरे बच्चे यहां पे था आपका, अगर वो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है आपका अप टू 12 मंथ्स, अभी तक तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अकाउंट साइन करने वाले हैं 90 डेज गुजरे हैं, मतलब कि 1 महीना और 15 दिन, तो 12 महीने कहां हुए हैं, तो नील यानी कि एडिशनल प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा जी? नील हो जाएगा। ये प्लस ये ऐड करके आप एग्जाम में बोलेंगे टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका, ये प्लस ये जो भी अमाउंट आएगा उसको ऐड करके, मतलब यही अमाउंट आएगा। बट दिखाना जरूर आप, मैंने यहां दिखाया नहीं बट आप दिखाएंगे। क्लियर आपका? ये सर, तो प्रोविजन मैंने सिखा दिया। इसके बाद अगला पार्ट देखिए क्वेश्चन का, अगला पार्ट था ये हमारा हो गया, ये प्रोविजन हो गया। थर्ड पार्ट, व्हाट शुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन 31 मार्च 26? नेट बुक वैल्यू का मतलब कि कौन से एसेट की बात कर रहे हैं? एसेट मतलब कि लोन्स एडवांसेज। एनबीएफसी का एसेट क्या है जी? लोन एडवांसेज एसेट्स, वो नहीं जो हमने मशीन दी वो तो हमारा बिक गया, वो चला गया हमारे पास से। तो जो आपका एसेट यानी कि जो लोन एडवांसेज है उसको हम बुक में कितने पे दिखाएंगे? नेट बुक वैल्यू। मेरे बच्चे याद कीजिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे, जब भी नेट बुक वैल्यू दिखाना आपको एसेट्स का मतलब कि जो लोन एडवांस है उसका, तो एक तो टोटल आप यही उठाएंगे जो टोटल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे थे ना, ड्यू प्लस ओवर ड्यू, उसको लिखिए। फाइनेंस चार्जेस जो अभी तक हमने क्रेडिट नहीं किया उसको माइनस कीजिए, बस इसको नहीं करना क्योंकि ये तो नोशनल वैल्यू था आपका, इसमें इसको माइनस कीजिए, जो अमाउंट आएगा जितना टोटल आपका प्रोविजन बना, प्रोविजन कितना बना था ये प्लस नील आपका जो बना था उसको माइनस कीजिए, यही नेट बुक वैल्यू आप कहेंगे कि हमारा है, जिसको कि हमें बुक में दिखाना है ना, नेट बुक वैल्यू। क्लियर आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कहीं बेवकूफी मत कर देना, ये क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो अब इसको कर जाएंगे। क्लियर मेरे बच्चे? यस सर, तो ये भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले, कहीं आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं एग्जाम में आ जाए तो। ये देखो ना यहां पे हमने ये तो समझ लिया प्रोविजन बनाना, हमने ये भी देख लिया इस क्वेश्चन में तो नील बना आपका, ठीक है। मान लो इस क्वेश्चन में आपका जो इंस्टॉलमेंट है ओवर ड्यू होता फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड 24, तो हम क्या बोलते हैं 10% ऑफ नेट बुक वैल्यू। अब ये नेट बुक वैल्यू जिसपे कि हमें ये परसेंटेज अप्लाई करना है वो कैसे निकल के आएगा? याद है मैंने क्या बताया है? मैं आपको बता दूं दोबारा, रिपीट कर रहा हूं, यहां तो नील था, कोई प्रोविजन बना ही नहीं, लेकिन अगर आपका कर्ज इसके में इसमें या इसमें होता तो हमें नेट बुक वैल्यू जानना होता ना बच्चे। याद कीजिए वो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलता है, ये देखिए आप, जब भी आपको एडिशनल प्रोविजन को बनाने के लिए नेट बुक वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें ये माइनस करेंगे और प्रोविजन माइनस कर रहे हैं। ये कौन सा प्रोविजन? सिर्फ ये प्रोविजन, सिर्फ ये प्रोविजन, सिर्फ ये तो अभी हमें 10% के हिसाब से बनाना ना बच्चे, तो 10% से जो ऑफ नेट बुक वैल्यू जो बनाओगे वो नेट बुक वैल्यू क्या होगा जी? तो आप बोलेंगे कि भैया इसमें से ये माइनस होगा, और मान लो यहाँ पे 6,000 होता, मान लो यहाँ पे 6,000 होता, तो वो 6,000 को हम क्या करते हैं जी, वर्किंग नोट्स में यहाँ पे माइनस करते हैं, फिर जो नेट बुक वैल्यू आता उस पे हम एडिशनल प्रोविजन का रेट अप्लाई करते हैं। क्लियर आपको? ये सर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और भी इंस्टीट्यूट ने अच्छा क्वेश्चन दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट उन्होंने क्वेश्चन दिया है और वो कहीं अगर बदमाशी की है और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको रिवाइज करा दो। आप बदमाश होना, रिवीजन नहीं करते हो ठीक से, तो मैंने सोचा ये भी करा दूं। सुनिए ध्यान से, क्या पीपल्स फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन एनबीएफसी प्रोवाइडिंग हायर परचेज सोल्यूशन। अगेन आपको कहता है कि भैया आप क्या बनाओ, प्रोविजन को बनाओ, प्रोविजन। अब देखो ना इन्होंने क्या किया, इस एनबीएफसी ने 4 तरीके के एसेट्स को फंड किया है, मतलब कि इन हायर परचेज पे फाइनेंस किया एक तरीके से आपका। इंटरेस्ट ओवर ड्यू, लेकिन हमने प्रॉफिट लॉस में जो इंटरेस्ट दिखा दिया है वो इतना अमाउंट है, ये इंटरेस्ट हम प्रॉफिट लॉस में दिखा चुके हैं। ये कितने समय से ओवर ड्यू है जी? इतने समय से ओवर ड्यू आपका है, अप टू 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, इतना। नेट बुक वैल्यू जिसपे कि हम एडिशनल प्रोविजन बनाते हैं वो सारे एसेट्स का आपको दिया हुआ है। प्रोविजन कहता है कि बनाओ। अब समझो ना मेरी बात, 2 तरीके का प्रोविजन बनता है,
एक आपका मेन प्रोविजन, एक एडिशनल। मेन प्रोविजन को बनाने के लिए क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मेन प्रोविजन को बनाने के लिए बताइए हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि आपका टोटल इंस्टॉलमेंट कितने ड्यू है, जो क्वेश्चन कहीं नहीं बता रहा है ना बच्चे। फिर हमें चाहिए होता है जी कितना इंटरेस्ट अभी है जो कि आपका ड्यू अभी तक नहीं हुआ, वो क्वेश्चन कहीं पे नहीं बता रहा। ये तो जो ड्यू हो चुका, प्रॉफिट लॉस में आ चुका, वो बता रहा, अनएक्सपायर्ड बता ही नहीं रहा है। इन एसेट्स की कॉस्ट कितनी है जिसपे कि हम 20% चार्ज करेंगे, वो भी नहीं बता रहा। तो मेरे बच्चे, इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में भी आपको पता है क्या किया है, सिर्फ एडिशनल प्रोविजन जो इस पे बनाना है वो आपको बना देना है। बाकी सारी बातें क्या है, ये इरेलीवेंट है, ये कोई काम का नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट क्या है, एक तो ये और आपका पीरियड, क्योंकि पीरियड के बेसिस पे बनाते हैं नेट बुक वैल्यू पे। अप टू 12 मंथ्स नील, अप टू 12 मंथ्स यानी कि इस पे कितना बनाएंगे, नील आपका, ये देखो नील बना दिया हमने। ये आपका है फॉर 24 मंथ्स, यानी कि 12 से 24 में रेट कितना था आपका जी 10%, तो इस पे हम क्या करेंगे 10% बनाएंगे। फिर 24 से 36 मंथ्स यानी कि 30 उसमें आ गया, तो इसमें कितना बनाएंगे हम आपका 40%, 10 40 70 था। ये 45 मंथ्स 36 से 48 में ये चला गया, तो इसमें कितना बनाएंगे 70%। इसको ऐड कीजिए, एग्जाम में आ गया तो आई थिंक 4 नंबर तो कम से कम देगा ही, 5 नंबर भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है, जितना भी दे दे कोई बात नहीं, इसको कर जाएंगे। उनके चक्कर में मत फंसना, जो है वो करके आ जाएंगे, बस खत्म। क्लियर आपको? ये सर ये भी बता दिया। इसके बाद मेरे बच्चे एनबीएफसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ ठीक से पढ़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इसको दिमाग में लेकर जाए, कहीं एमसीक्यू यहां से निकल के आ गया तो आप परेशान मत होना। और खासकर ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपने पढ़ा उसको जरूर देख लेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। कंपल्सरी कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 45 आईए, हर एक एनबीएफसी को जिनका रजिस्ट्रेशन को लेकर इसमें चीजें बताए गए, इनको आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, मैंडेटरी है सबके लिए। पब्लिक फंड में कौन कौन से नाम आते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और पब्लिक फंड में जो नाम नहीं इंक्लूड होता, जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स होते हैं विथ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, वो आपका पब्लिक फंड्स में नहीं आता। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आ सकता है, मैंने एमसीक्यू इस पे बनाया भी है। तीसरी बात आपको यहां पे जितने भी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट हैं जिनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे अबव है, यानी कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और जो डिपॉजिट्स वाले हैं, इन दोनों को मिनिमम कैपिटल टियर 1 मेंटेन करना पड़ता है, कितना 10%। इसका रेट याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात कि सेक्शन 45 आईए के मुताबिक आ गया, नो एनबीएफसी कैन कमेंस ऑन और कैरी ऑन बिजनेस ऑफ एनबीएफसी विदाउट हैविंग ए नेट ऑन फंड ऑफ 2 करोड़ और मोर। 2 करोड़ और मोर ये फिगर याद रखना पड़ेगा, 2 करोड़ और मोर ये फिगर याद रखना पड़ेगा। नेट ऑन फंड इतना होना चाहिए आपका, अगर इससे कम है तो यू कैन रन द बिजनेस। दूसरा, लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फॉर रेटेड एफसी आपका रिड्यूस फ्रॉम 4 to 1.5 टाइम्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और नेट ऑन फंड आपका याद रखना पड़ेगा, ये सब डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शैल प्रिपेयर है, यहाँ पे प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 द पर्टिकुलर्स इन द शेड्यूल 1 इन द शेड्यूल एज सेट इन एनेक्स 1 आपका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद मेरे बच्चे जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं उनको मैंने यहां पे दे दिया। देखो इंड एस कब से एप्लीकेबल हुआ था, 1/4 स्टार्टिंग बताया था 2018 से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी सारी बातें इसको देख लेंगे, पब्लिक फंड में क्या क्या आएगा वो आप देख लेंगे, ये सब मैंने बता दिया है। इनका सोल्यूशन भी मैंने आपको दिया हुआ है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, आप इसको देख लेंगे। इंस्टीट्यूट ने मेरे बच्चे स्टडी मेट में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो ये आपके बताए गए हैं, मैंने उनको दे दिया। और ये जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना होगा वो लिखेंगे। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आएगा, लेकिन याद रखना ये एमसीक्यू के रूप में आ जाएगा। कमर्शियल पेपर शैल बी वैल्यूड एट, देखो आपका कमर्शियल पेपर, इनको बोलना था अनकोटेड, इनको बोलना था अनकोटेड कमर्शियल पेपर शैल वैल्यूड एट, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब स्टडी मेट में गलती है, अनकोटेड यहाँ पे होना चाहिए था। तो ठीक है, ये जो आंसर होगा मैंने यहाँ पे दे दिया है। एग्जाम में क्या होगा जी, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सही में टिक मार्क करना होगा तो आपको सही में टिक मार्क करना होगा। वो ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए हैं और बनाते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने एनबीएफसी का कंप्लीट रिवीजन कराया। बट यस, एक चीज और थ्योरी में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी
आपका बेस्ड ऑन आपका एक्टिविटी, हमने लायबिलिटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा, और यहाँ पे आपका प्राइमरी एक्टिविटी जो एज पर आरबीआई नॉर्म्स भी होता है। एग्जाम में आ जाए क्लासिफाई एनबीएफसी एज पर आरबीआई या फिर आपका प्राइमरी एक्टिविटी बेस, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। बताइए कौन कौन से पढ़े हुए हम लोगों ने। एसेट्स फाइनेंस कंपनी, वो एनबीएफसी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे देती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिस एनबीएफसी का मेन मोटिव आपका इन्वेस्टमेंट करना इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। लोन कंपनी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन सा लोन, इसको छोड़ के, एसेट्स फाइनेंस को छोड़ के बाकी लोन, पर्सनल लोन हो गया आपका, कोई और लोन हो गया आपको, कोई और लोन, एजुकेशन लोन है, ये वो है, तो वो सब आपका इसमें जाएंगे लोन कंपनी के अंदर में। लीजिंग कंपनी, जो आपका लीजिंग वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ सच एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट, ये क्या करते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है, बट ये सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स देते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों देते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपका देते हैं। वेंचर कैपिटल, वेंचर यानी कि स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए जो एनबीएफसी है उसको वेंचर कैपिटल कंपनी कहते हैं। एनबीएफसी फैक्टर, यानी कि अकाउंटिंग के सर्विस के बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, हम सीएमए वालों के बिजनेस को अकाउंटिंग करना, उसको फाइनेंस करने के लिए जो होता है एनबीएफसी फैक्टर होते हैं, ये फाइनेंस करते हैं। एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये वो होते हैं जिसके थ्रू प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप परमिटेड होते हैं टू स्टार्ट ए न्यू बैंक, नए बैंक को ये एनबीएफसी आपका आगे लीड करती है। तो ये सारी बातें मेरे बच्चे मैंने आपको रिवाइज करा दिया मस्त तरीके से। एनबीएफसी के रिवीजन को हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे और भी जो रिवीजन आएंगे हम उस पर प्रोसीड करते हैं और इसको हम यहीं पे रखते हैं। एक काम जरूर करेंगे सारे बच्चे, आपने क्या करना बच्चे कि जो आपने रेगुलर क्लास में जितने सारे क्वेश्चन सब किए ना, बस पलट लेना, यू पेज पलट लेना, सारी चीजें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। और आगे के जो रिवीजन है थोड़ा सा मैं स्लो चल रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो चीज उनको नहीं पता होता है, थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। तो आप एक काम करना, जहां लगता है स्लो है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके या स्पीड को बढ़ाकर अपने यूट्यूब पे आप उसको देखिए, बट देखना जरूर, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में वहां से उठ के आ जाए, कौन सा कॉन्सेप्ट उठ के आ जाए और आप परेशान हो जाए, जो आपको होना नहीं बच्चे। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कंटिन्यू करते हैं, अगले चैप्टर के रिवीजन में जाते हैं, इसको यहीं पे विराम देते हैं। आप सबको थैंक यू जी।